ईरा की स्कूल में नियुक्ति इसी शर्त पर हुई थी कि वह बच्चों को नाटक की तैयारी करवाएगी। क्योंकि उसे नाटकों में काम करने का अनुभव था, इसलिए अक्सर उसे स्कूल में 2 घंटे रुकना पड़ता था। ईरा के पति पवन को कामकाजी पत्नी चाहिए थी, जो उनकी जिम्मेदारियां बांट सके। ईरा शादी के बाद नौकरी कर अपना हर दायित्व निभाने लगी। वह स्कूल में हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना माता दिन इंस्पेक्टर चांद पर का नाट्य रूपांतर कर बच्चों को उसकी रिहर्सल करा रही थी। प्रधानाचार्य ने मुख्य पात्र के लिए 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी मुकुल का नाम सुझाया, क्योंकि वह शहर के बड़े उद्योगपति का बेटा था। और उसके सहारे पिता को खुश कर स्कूल अनुदान में खासी रकम पा सकता था। मुकुल में प्रतिभा भी थी। इंस्पेक्टर माता दिन का अभिनय वह कुशलता से करने लगा था। उसी नाटक के पूर्वाभ्यास में ईरा को घर जाने में देर हो जाती है। वह घर जाने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी कि तभी एक कार रुकती है। उसमें मुकुल अपने पिता के साथ था। उसके पिता शरद जी को देख ईरा चहक उठती है। शरद जी बताते हैं कि जब मुकुल ने नाटक के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ईरा मैम तुम ही होंगी। ईरा उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि आज उसके बेटे का जन्मदिन है और उसके लिए तोहफा लेना है। शरद जी को पता चलता है तो वह आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ गाड़ी घुमा देते हैं। वह ईरा को कंप्यूटर गेम दिलवाने पर उतारू हो जाते हैं। ईरा बेचैन थी क्योंकि पर्स में इतने रुपए नहीं थे। एक महंगा केक और फूलों का बुके आदि तमाम चीजें शरद जी गाड़ी में रखवाते चले गए। वह अवाक और मौन रह गई। शरद जी को घर में भीतर आने को कहना जरूरी लगा। बेटे सहित शरद जी भीतर आए तो अपने घर की हालत देख सहम ही गई। ईरा कुर्सियों पर पड़े गंदे मुचड़े पहने हुए वस्त्र हटाते हुए उसने उन्हें बैठने को कहा तो जैसे वे सब समझ गए हों। रहने दो ईरा, फिर किसी दिन आएंगे। जरा अपने बेटे को बुलाइए। उसने हाथ मिला लूं तब चलूं, मुझे देर हो रही है, जरूरी काम से जाना है। ईरा ने सुदेश और पति को आवाज दी। वे अपने कमरे में थे। दोनों बाहर निकल आए तो जैसे ईरा शर्म से गड़ गई हो। घर में एक अजनबी को बच्चे के साथ आया देख पवन भी अचकचा गए और सुदेश भी सहमसा गया, पर उपहार में आई ढेरों चीजें देख उसकी आंखें चमकने लगीं। स्नेह से शरद जी ने सुदेश के सिर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया, उससे हाथ मिला, उसे जन्मदिन की बधाई दी और बेटे मुकुल के साथ जाने लगे तो सकुचाई ईरा उन्हें चाय तक के लिए रोकने का साहस नहीं बटोर पाई। पवन से हाथ मिलाकर शरद जी जब घर से बेटे मुकुल के साथ बाहर निकले तो उन्हें बाहर तक छोड़ने न केवल ईरा ही गई बल्कि पवन और सुदेश भी आए। उन्होंने पवन से हाथ मिलाया और गाड़ी में बैठने से पहले अपना कार्ड देकर बोले, ईरा कभी पवन जी को लेकर आओ न, हमारे झोंपड़े
पर तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अरसे बाद मिली हो भाई, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे तुम्हें। और फिर तुम तो मेरे बेटे की कैरियर निर्माता हो। तुम्हें अपना बेटा सौंप कर मैं सचमुच बहुत आश्वस्त हूँ। पवन और सुदेश के साथ घर वापस लौटती इरा एकदम चुप और खामोश थी। उसके भीतर एक तीव्र क्रोध दबे हुए ज्वालामुखी की तरह भभक रहा था, पर किसी तरह वह अपने गुस्से पर काबू रखे रही। इस वक्त कुछ भी कहने का मतलब था महाभारत छिड़ जाना। सुदेश के जन्मदिन को वह ठीक से मना लेना चाहती थी। सुदेश के जन्मदिन का आयोजन देर रात तक चलता रहा था। इतना खुश सुदेश पहले शायद ही कभी हुआ हो। इरा भी उसकी खुशी में पूरी तरह डूबकर खुश हो गई। बिस्तर पर जब वह पवन के साथ आई तो बहुत संतुष्ट थी। पवन भी संतुष्ट थे। अरसे बाद अपना सुदेश आज इतना खुश दिखाई दिया। पर खाने पीने की चीजें मांगने में काफी पैसा खर्च हो गई। न चाहते हुए भी वह कह बैठी, इरा, घर वालों के ही खाने पीने पर तो खर्च हुआ है, कोई बाहर वालों पर तो हुआ नहीं। पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा। खुशियाँ हमें कब कब मिलती हैं। पवन अभी तक उस आयोजन में डूबे हुए थे। सोया जाए, मुझे सुबह फिर जल्दी उठना है। सुदेश का कल अंग्रेजी का टेस्ट है और मैं अंग्रेजी की टीचर हूँ। अपने स्कूल में मेरा बेटा ही इस विषय में पिछड़ जाए, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। सुबह जल्दी उठकर उसका पूरा कोर्स दोहराऊंगी। आजकल की यह पढ़ाई भी हमारे बच्चों की जान लिए ले रही है। पवन के चेहरे पर से प्रसन्नता गायब होने लगी। हमारे ज़माने में यह जान मारू प्रतियोगिता नहीं थी। अब तो 90% अंक नहीं माने जाते जनाब। माँ बाप 99 और 100% अंकों के लिए बच्चों पर इतना दबाव बनाते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य तक चौपट हुआ जा रहा है। क्यों दबा रहे हैं हम अपने बच्चों को? कभी कभी मैं भी बच्चों को पढ़ाती हुई इन सवालों पर सोचती रहती हूँ। शायद इसलिए कि हम बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद डरे हुए हैं, आशंकित हैं कि पता नहीं उन्हें जिंदगी में कुछ मिलेगा या नहीं। कहीं पाँव टिकाने को जगह न मिली तो वे इस समाज में सम्मान के साथ जिएंगे कैसे? पवन बोले, हमारे ज़माने में शायद यह गलाकाट प्रतियोगिता नहीं थी, पर आजकल जब नौकरियां मिल नहीं रही, निजी काम धंधों में बड़ी पूंजी का खेल रह गया है। मामूली पैसे से अब कोई काम शुरू नहीं किया जा सकता। ऐसे में 2 रोटियां कमाना बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। तब बच्चों के करियर को लेकर सावधान हो जाने को माँ बाप विवश हो गए हैं। अच्छे से अच्छा स्कूल, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, साधन, अच्छे से अच्छा ट्यूटर, ज़्यादा से ज़्यादा अंक, ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता और दक्षता। दूसरा और कोई बच्चा हमारे बच्चे से आगे न निकल पाए, यह भयानक प्रत्याशा। नतीजा तुम्हारे सामने है जो तुम कह रही हो। मैं तो समझती थी कि तुम इन सब मामलों पर कुछ न सोचते होगे, न समझते होगे, पर आज पता चला कि तुम्हारी भी वही चिंताएं हैं जो मेरी है। जानकर सचमुच अच्छा लग रहा है। पवन, कुछ अधिक ही प्यार उमड़ आया इरा के भीतर और उसने पवन को एक गर्मागर्म चुंबन दे डाला। पवन ने भी उसे बाहों में भरकर एक बार प्यार से थपथपाया। आदमी को तुम इतना मूर्ख क्यों मानती हो? अरे भाई, हम भी इसी धरती के प्राणी हैं।
यह नाटक मैं ठीक से करा ले जाऊं और शरद जी को उनके बेटे के माध्यम से प्रसन्न कर पाऊं तो शायद उस एहसान से मुक्त हो सकूं जो उन्होंने मुझ पर किए हैं। जानते हो पवन, शरद जी ने अपने निर्देशन में मुझे 3 नाटकों में नायिका बनाया था। बहुत आलोचना हुई थी उनकी, पर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की थी। अगर तब उन्होंने मुझे उतना महत्व न दिया होता, मेरी प्रतिभा को न निखारा होता, तो शायद मैं नाटकों की इतनी प्रसिद्ध नायिका न बनी होती, न ही यह नौकरी आज मुझे मिलती। यह सब शरद जी की ही कृपा से संभव हुआ। नाटक उम्मीद से कहीं अधिक सफल रहा। मुकुल ने इंस्पेक्टर मातादीन के रूप में वह समा बांधा कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य अपने आप को रोक नहीं सके और दोनों उठकर ईरा के पास मंच के पीछे आए। ईरा, तुम तो कमाल की टीचर हो भई। मुकुल के पिता शरद जी तो अपने बेटे की अभिनय क्षमता और ईरा के कुशल निर्देशन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वहीं मंच पर आकर स्कूल के लिए एक वातानुकूलित कंप्यूटर कक्ष और 10 कंप्यूटर अत्यंत उच्च श्रेणी के देने की घोषणा कर प्रबंधक और प्रधानाचार्य के मन की मुराद ही पूरी कर दी। जब वे आयोजन के बाद चना नाश्ते पर अन्य अतिथियों के साथ प्रबंधक के पास बैठे तो न जाने उनके कान में क्या कहते रहे। ईरा ने 1-2 बार उनकी ओर देखा भी, पर वे उनसे ही बातें करते रहे। बाद में ईरा को धन्यवाद दे वे जाते जाते पवन और सुदेश की तरफ देख हाथ हिलाकर बोले, ईरा, मुझे अभी तक उम्मीद है कि किसी दिन तुम आने के लिए मुझे दफ्तर में फ़ोन करोगी। 1-2 दिन में ही तकलीफ दूंगी सर आपको, ईरा उत्साह से बोली थी। जो आदमी खुश होकर लाखों रुपए का दान स्कूल को दे सकता है, उससे हम बहुत लाभ उठा सकते हैं ईरा, और वह आदमी तुमसे बहुत खुश और प्रभावित भी है। अपना मंतव्य आखिर पवन ने घर लौटते वक्त रास्ते में प्रकट कर ही दिया। परंतु ईरा चुप रही, कुछ बोली नहीं। किसी तरह पुनः पवन ने ही फिर कहा, क्या सोच रही हो? कब चलें हम लोग शरद जी के घर? पवन, तुम्हारे सोचने और मेरे सोचने के ढंग में बहुत फर्क है। कहते हुए बहुत नरम थी ईरा की आवाज़। सोच के फर्क को गोली मारो ईरा, हमें अपने मतलब पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी से अपना कोई मतलब आसानी से निकाल सकते हैं तो इसमें हमारे सोच को और हमारी हिचक व संकोच को आड़े नहीं आना चाहिए। पवन की सुई वहीं अटकी हुई थी। तुम अपने घर परिवार की स्थितियों से भली प्रकार परिचित हो। अपने ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, यह भी तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए हमें निसंकोच अपने लिए कुछ हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं तुम्हें और सुदेश को लेकर उनके बंगले पर जरूर जाऊंगी, पर एक शर्त पर। तुम इस तरह की कोई घटिया बात वहां नहीं करोगे। शरद जी के साथ मैंने नाटकों में काम किया है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वह इस तरह से सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बहुत समझदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनसे पहली बार ही उनके घर जाकर कुछ मांगना मुझे उनकी नज़रों में बहुत छोटा बना देगा। पवन, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। दूसरे दिन ईरा जब स्कूल में पहुंची तो प्रधानाचार्य ने उसे
अपने दफ्तर में बुलाया। हमारी कमेटी ने तय किया है कि यह पत्र तुम्हें दिया जाए, कहकर एक पत्र इरा की तरफ बढ़ा दिया। एक सांस में उस पत्र को धड़कते दिल से पढ़ गई इरा। चेहरा लाल हो गया। थैंक्स मैम। अपनी आंतरिक प्रसन्नता को वह मुश्किल से बस में रख पाई। उसे प्रवक्ता का पद दिया गया था और स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों की स्वतंत्र प्रभारी बनाई गई थी। साथ ही उसके बेटे सुदेश को स्कूल में दाखिला देना स्वीकार किया गया था और उसकी इंटर तक फीस नहीं लगेगी, इसका पक्का आश्वासन कमेटी ने दिया था। शाम को जब घर उसने वह पत्र पवन, ससुर जी व घर के अन्य सदस्यों को पढ़वाया तो जैसे किसी को विश्वास ही न आया हो। एकदम जश्न जैसा माहौल हो गया। सुदेश देर तक समझ नहीं पाया कि सब इतने खुश क्यों हो गए। इरा ने नज़दीकी पब्लिक फ़ोन से शरद जी को दफ्तर में फ़ोन किया। आपको हार्दिक धन्यवाद देने आपके बंगले पर आज आना चाहती हूँ सर, अनुमति है? सुनकर जोर से हंस पड़े शरद जी। नाटक वालों से नाटक करोगी इरा? नाटक नहीं सर, सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। वह एक सांस में कह गई। कितने बजे तक घर पहुँचेंगे आप? मेरा ड्राइवर तुम्हें लगभग 9 बजे घर से लिवा लाएगा। और हाँ, सुदेश व पवन जी भी साथ आएंगे। उन्होंने फ़ोन रख दिया था। अपनी इरा मैम को अपने घर पर पाकर मुकुल बेहद खुश था। देर तक अपनी चीज़ें उन्हें दिखाता रहा। अगले नाटकों में भी इरा मैम उसे रखें, इसका वायदा कराता रहा। पूरे समय पवन कसम साते रहे कि किसी तरह इरा मतलब की बात कहे शरद जी से। शरद जी जैसे बड़े आदमी के लिए यह सब करना मामूली सी बात है, पर इरा थी कि अपने विश्वविद्यालय के उन दिनों के लिए नाटकों के बारे में ही उनसे हंस-हंस कर बातें करती रही। जब वे लोग वापस चलने को उठे तो शरद जी ने अपने ड्राइवर से कहा, साहब लोगों को इनके घर छोड़ कर आओ। फिर बड़े प्रेम से उन्होंने पवन से हाथ मिलाया और उनकी जेब में एक पत्र रखते हुए बोले, घर जाकर देखना इसे। रास्ते भर पवन का दिल धड़कता रहा, माथे पर पसीना आता रहा। पता नहीं पत्र में क्या हो। जब घर आकर पत्र पढ़ा तो अवाक रह गए पवन। उनकी नियुक्ति शरद जी ने अपने दफ्तर में एक अच्छे पद पर की थी।